नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। भारतीय अवाम ताकत दल अपने भारतीय भाई बहनों अर्थात अपने देश भारत की जनता अर्थात अपनी भारतीय अवाम से भारतीयता आधारित आपसी श्रद्धा, भारतीयता आधारित आपसी स्नेह, भारतीयता आधारित आपसी प्रेम, भारतीयता आधारित आपसी अखलाक मोहब्बत, भारतीयता आधारित आपसी सहयोग, भारतीयता आधारित आपसी सम्मान, भारतीयता आधारित आपसी एकता, भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा तथा भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव को समझने व इन्हें आत्मसात करके वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और इसके समस्त भारत में प्रचार प्रसार करने हेतु और इसकी अहमियत और महत्व को प्रत्येक देशवासी को समझाकर उसे अपनाते हुए वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को अपना ही भारतीय भाई बहन मानकर, समझकर और अपनाकर उनके साथ वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु सतत, सदैव और हमेशा अदब के साथ, आदर के साथ अर्ज करता है, विनती करता है। देखिए, जो गुजरात विधानसभा चुनाव का जो प्रथम चरण परसों माने तारीख 1 दिसंबर को संपन्न हुआ, उसके विषय में कुछ जानकारियां जो मिली हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि वोट परसेंटेज गिरा है और उस वोट परसेंटेज गिरने को विभिन्न जो राजनीतिक दल हैं अपने अपने स्वार्थों में और अपने पक्ष में उसकी व्याख्या कर रहे हैं। जीएनपीसी गांधी नेहरू परिवार चांडाल चौकड़ी का काकस वो अपने पक्ष में ये कह रही है कि जब भी वोट परसेंटेज गिरा है तब भी बीजेपी की सीटें घटी हैं। बीजेपी के जो पक्षकार हैं वो इसकी ये व्याख्या कर रहे हैं कि वोट परसेंटेज इसलिए गिरा है कि कांग्रेस के लोग निराश थे और उन लोगों ने वोट नहीं किया। और जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, वो उनके जो वोटर हैं, उनके जो मतदाता हैं, वो अपने स्थान पर वैसे ही हैं और उन लोगों ने वोट किया है। सबके ऊपर भारतीय जनता ताकत दल ने ये निवेदन किया था कि हमारे सभी गुजरात के भारतीय भाई बहन भारतीयता के आधार पर एक होकर के और इन सारी देश विरोधी और भारतीय समाज विरोधी विघटनकारी ताकतें जो कि सब काले अंग्रेज हैं, इनको नस्ते में नाबूद करने के लिए घरों से निकलिए और नोटा का इस्तेमाल करिए, वो भी 95% के ऊपर। लेकिन ये देखने को मिला है भारतीय जनता ताकत दल को इसको निराशा के रूप में नहीं देख रहा है। उसको ये समझ रहा है कि अभी भी बहुत बड़ी मानसिक गुलामी व्याप्त है, मानसिक कुंठा व्याप्त है और भारतीय एकता का भाव माने आना जो है अभी बहुत कुछ बाकी है। और इनको ये सब के सब काले अंग्रेज हैं जिनके विषय में हमारे शहीद आजम भगत सिंह ने इनके विषय में बताया हुआ है और उसी भगत सिंह को जीएनपीसी ने आतंकवादी लिखवाया है अपने अभिलेख में और किताबों में। और इस बीजेपी ने कभी भी पुरजोर प्रतिरोध नहीं किया है कि इसी जीएनपीसी ने हमारे शहीद आजम भगत सिंह को आतंकवादी लिखवाया
और आतंकवादी नहीं लिखवाया। ये पूरा का पूरा जो जेएनपीसी कांग्रेसियों का जो कुनबा है, जितने जितने अमर शहीद क्रांतिकारी और राष्ट्रभक्त रहे हैं, उनको हर तरह से अपमानित किया है। जो ऊधम सिंह, जिन्होंने कितने तकलीफों के बाद भी समुद्र तैर करके भी जाकर के ब्रिटेन की संसद में जनरल डायर, जिसने कि जलियांवाला बाग उसमें बैसाखी के दिन जो हमारे भारतीय भाई बहनों के ऊपर चारों ओर दरवाजे बंद करवा कर जो गोलियां चलवाई और इतना बड़ा नरसंहार किया, तो उसको ऊधम सिंह, तो हमारे वीर अमर शहीद ऊधम सिंह ने जब उसको मारा, तो इन्हीं मोहनदास करमचंद गांधी और जवाहरलाल नेहरू जैसे गद्दारों ने उनको कायर कहा। तो कहने का मतलब कि जिन अमर शहीदों और जिन क्रांतिकारी जिन राष्ट्रभक्तों के द्वारा अपनी कुर्बानी, शहादत, खून और प्राणों का बलिदान दे करके यातनाओं सह करके इस मुल्क को आज़ाद कराया, इसे जेएनपीसी कांग्रेस ने हमेशा उनको अपमानित किया। तो भगत सिंह ने इन सबको काले अंग्रेज कहा है। ये जागृति अभी आनी बाकी है, और इसी जागृति के अभाव में जो है कोई, मैंने देखा गया यूट्यूब पर कि जो 1 तारीख को जो वोट पड़ा है, उसका पैटर्न क्या है, उसकी शैली क्या है। तो उसमें से कोई कह रहा था कि जो उत्तरी गुजरात है, जिसमें कि बनासकांठा और पालनपुर वगैरह आता है, बनासकांठा, पालनपुर और हिम्मतनगर इत्यादि जिले आते हैं, तो उसमें कह रहा था कि उसमें जातिवाद जो है बहुत व्याप्त है। न हो सकता है जातिवाद, और फिर इसके बाद प्रांतवाद भी होगा, संप्रदायवाद भी होगा। तो इन्हीं गड्ढों से जब तक हमारे भारतीय भाई बहन बाहर नहीं आएंगे और ये भारतीय भाई बहन आपस में एक भारतीयता की जागृति पैदा नहीं करेंगे, तब तक किसी भी समस्या का, जिन समस्याओं की वो चर्चा करते रहते हैं, उसका समाधान हो नहीं सकता। तो भारतीय जनता दल को निराशा नहीं है, बल्कि उसका एक आकलन है। और बात सही है कि अब तक किसी ने भारतीयता की बात नहीं की थी, लेकिन यदि राष्ट्र भारतवर्ष है तो माहौल जो है भारतीयता का ही होना पड़ेगा। और माहौल हमारे जो है परम आदरणीय राष्ट्र महानायक, राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस, शहीद आजम भगत सिंह, अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद, अमर शहीद अशफाकुल्ला और अमर शहीद खुदीराम बोस जो कि मुजफ्फरपुर बिहार के थे, अमर शहीद सुब्रमण्यम भारती जो कि तमिलनाडु के थे, अमर शहीद श्रीमती रानी लक्ष्मीबाई जो कि झांसी की थी, अमर शहीद श्रीमती रानी चंद्रिमा कर्नाटक की थी, अमर शहीद श्रीमती रानी गडलू नागालैंड की थी, इत्यादि सभी। इनका वातावरण लाना होगा और इनकी कुर्बानी, शहादत की प्रेरणा के आधार पर देश में भारतीयता और भारतीयता के आधार पर जो है राष्ट्र सर्वोपरि, हमारी आवाम सर्वोपरि, भारत का संविधान सर्वोपरि, इसकी भावना जो है आनी पड़ेगी। यही बात भारतीय जनता दल बराबर ये बता रहा है, जो कि अभी
ये चुनाव की शैली बता रहे हैं कि अभी कुछ इस दिशा में आना बाकी है। तो भारतीय जनता दल को जरा भी वो निराशा नहीं है, बस इससे ये अंदाज निकलता है कि अभी कितना काम बाकी है। लेकिन हमारे सभी आदरणीय भारतीय भाई बहन अच्छी तरह से समझ लें कि इस काम को जितना जल्दी वो कर लेंगे उतना ही इस मुल्क का कल्याण होगा, आपका कल्याण होगा, भारतीय समाज का कल्याण होगा, और इन विघटनकारी ताकतें, विखंडनकारी ताकतें और समाज को तोड़ने वाली ताकतें या शहीद आजम भगत सिंह ने जो परिचय कराया है, जिनकी जानकारी दी है कि काले अंग्रेज जो है, जो कि जातिवाद, अब देखिए जातिवाद एक जहर है, अब अभिशाप है, हर तरह से इस देश का शत्रु है। अभी भी उसकी चर्चा हो रही है, और भी गुजरात जैसे ये प्रदेश में, तो समझ जाइए कि ये संकट जो है वो किस स्तर का है। तो इस जातिवाद के जहर को समाप्त करना है, संप्रदायवाद के जहर को भी समाप्त करना है, प्रांतवाद के भी जहर को समाप्त करना है, भाषावाद के भी जहर को समाप्त करना है। भारतीयता लानी है, भारतीयता के ही आधार पर एकता भाईचारा, यानी आपसी एकता, आपसी भाईचारा और आपसी सद्भाव, आपसी अखलाक मोहब्बत, आपसी श्रद्धा, आपसी प्रेम, आपसी स्नेह, आपसी सहयोग और आपसी जो है सम्मान और देशभक्ति, राष्ट्रभक्ति, जनभक्ति, मुल्क परस्ती, अवाम परस्ती, सब कुछ भारतीयता के आधार पर ये लाना पड़ेगा। और ये काम जो है मानता हूं कठिन है। भारतीय जनता दल ने इस कठिन, और जितना कठिन है उससे भी कहीं बहुत अधिक जरूरी है, इस काम को इसने हाथ में लिया है, और इस विश्वास पर लिया है कि हमारी आवाम देश को सर्वोच्च मानते हुए, अपनी आवाम को, अपने भारतीय भाई बहनों को सर्वोच्च मानते हुए, संविधान को सर्वोच्च मानते हुए समझेगी जरूर। अभी सोशल मीडिया के, यूट्यूब के वीडियो के पैगाम के माध्यम से अभी ये निवेदन कर रहा है, संसाधन जुटने पर जो है अपने संगठन का तंत्र बना करके पूरे देश में आप लोगों के बीच में आएगा, और वही बात को समझाएगा और सबको समझाएगा और सबको साथ मिलाएगा, और देश में वो भारतीयता आधारित एकता, भाईचारा, इखलाक मोहब्बत, गंगा जमुनी तहजीब, आपसी भरोसा, आपसी विश्वास, ये काम करेगा। और जितनी भी ये विखंडनकारी ये प्रवृत्तियां हैं, नफरत फैलाने वाली जो एजेंसियां हैं, उनका विनाश करेगा। तो उन शक्तियों का विनाश मतलब है उनके जो है ये नफरत फैलाने वाले इत्यादि कुकृत्यों का विनाश करेगा। व्यक्तियों पर कोई प्रहार करने की बात नहीं है, व्यक्तियों के विचारों को मारना है। तो खैर, नोटा का इस्तेमाल करने के लिए भारतीय जनता दल जमाने से कह रहा है। जो दिल्ली का चुनाव हुआ था तब भी कहा था, ये जो बंगाल का चुनाव हुआ था तब, बंगाल के साथ जो और चुनाव तब भी कहा था, उत्तर प्रदेश के साथ जो चुनाव तब भी कहा था, पंजाब के चुनाव को भी कहा था। लेकिन अभी हमारी आवाम को समझने में अभी कुछ लगता है विलम्ब है। लेकिन जितना जल्दी ये समझ जाएंगे उतना जल्दी इस देश का कल्याण होगा, और वो कल्याण जो है उन्हीं के सपनों को साकार करेगा हमारे परमादरणीय राष्ट्र महानायक, राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस और भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद इत्यादि
के सपनों का भारत ये बनेगा। अभी भी दूसरा चरण है गुजरात विधानसभा का, जो कि तारीख 5 को है, शायद परसों है। हमारे सभी मतदातागण, भारतीय भाई बहन गुजरात के, उनसे ये विनम्र अनुरोध है कि आप भारतीयता के आधार पर एक होकर के नोटा का इस्तेमाल करिए, और नोटा का इस्तेमाल 95% से ऊपर होना चाहिए। तब और वहीं से जो है कई समाधान के रास्ते, कई राहत के रास्ते वहीं से खुलेंगे। जहां तक भारतीय जनता दल के इस प्रयास का सवाल है, जनता इसमें शरीक हो रही है। उसकी स्पीड, उसकी गति पर गति का एक विषय हो सकता है। और ऐसे समाचार भी आ रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में जो रहने वाले हमारे भारतीय भाई बहनों के मन से जो बातें, उनके मन से जो बातें देखने को मिल रही हैं, वो कह रहे हैं कि चाहे ममता की टीएमसी हो और बीजेपी वालों का हो, चाहे इन कांग्रेसियों के जो वामपंथी हैं, ये सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। देश को तोड़ने वाले, समाज को तोड़ने वाले, भारतीय समाज को विखंडित करने वाले। और वो कह रहे हैं कि हम जो है वो सुभाष चंद्र बोस जी के सपनों का भारत और सुभाष चंद्र बोस जी के आशीर्वाद वाला भारत बनाने के लिए जो ये भारतीय जनता दल प्रयास कर रहा है, उसी को लाएंगे। इस तरह की आवाजें हमारे पश्चिम बंगाल में रहने वाले भारतीय भाई बहनों से उठ रही हैं, और ये अच्छे संकेत हैं। लेकिन हमारा सभी भारतीय भाई बहन, जो हमारे 140 करोड़ भारतीय भाई बहन भारत के विभिन्न जगहों से, यही भावना आगे बढ़ाइए और भारतीयता का माहौल और भारतीय एकता का माहौल आगे बढ़ाइए। और तो दो मोर्चों में काम करना है। एक तो भारतीयता के माहौल को भी बढ़ाना है, और फिर भारतीयता के माहौल का इस्तेमाल करते हुए इन शक्तियों को नष्ट में नमूद करना है। और कोई कहता है कि लोकतंत्र है, ये लोकतंत्र के सबसे बड़े अभिशाप हैं, जो कि जातिवाद के आधार पर वोट सत्ता हथियाते हैं। वो कभी भी लोकतंत्र नहीं हो सकते। जो संप्रदायवाद के आधार पर वोट सत्ता हथियाते हैं, वो कभी भी लोकतंत्र नहीं हो सकते। जो भाषावाद और प्रांतवाद जैसे जहर के आधार पर सत्ता और वोट हथियाते हैं, वो कभी भी लोकतंत्र नहीं हो सकते। ये बात सभी लोग, सभी भारतीय भाई बहन, और जो इसी को लोकतंत्र कहते हैं, वो भी समझ लें। तो इस संबंध में इस तरह की जागृति आ रही है। ये रवीश कुमार शायद एनडीटीवी छोड़ गया है, और दूसरे देखिए, इस देश में वातावरण जो है, उसकी सोच और उसका नजरिया बहुत ही विषाक्त किस्म का बनाया हुआ है। भारतीय जनता दल बराबर कह रहा है कि भाई रवीश कुमार की जो कारगुजारियां हैं वो भारत विरोधी हैं और भारत के साथ गद्दारी की हैं। और सिर्फ रवीश कुमार अकेला नहीं है वो, और जितने गद्दार किस्म के होते हैं, बड़े बड़े मुलम्मेदार शब्दों में वो दिखाते हैं कि वो समाज के प्रति वफादार हैं। हमारे अल्पसंख्यक, जिनको अल्पसंख्यक कहते हैं, माने अल्पसंख्यक से उनका इशारा रहता है हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के प्रति वफादार हैं और गरीबों के प्रति वफादार। ये उनका एक चोचला है, चोंगा है। और इसी चोचले चोंगे और फिर अपने को जो सेकुलर शब्द जो की खुराफात उसने गद्दार इंदिरा गांधी
किया था, जो है इमरजेंसी के दौरान जो जिसको संवैधानिक छल करके डलवाया था, तो उसका भी इस्तेमाल करते हैं, सेकुलर। तो इन्हीं को ढाल बना करके वो देश के खिलाफ, इसी भारत के खिलाफ गद्दारी करने का एक सफाई से या कभी और अक्सर बेहयाई से करते रहते हैं। और इनका जो रवीश कुमार का जो कुनबा है, जैसे मैंने बताया कि इसके साथ जो है अभिषार शर्मा और पुण्य प्रसून वाजपेयी और शेखर गुप्ता, मानव गुप्ता, संदीप चौधरी और एनडीटीवी के और भी हैं सब, निधि राजदान, निधि कुलपति, संकेत उपाध्याय इत्यादि सब हैं उसमें, श्रीनिवासन जैन। तो ये सब जो है उस जीएनपीसी के पैरोकार हैं। कौन जीएनपीसी? जो इस देश की जो है सबसे अभिशाप वाली एक राजनीतिक संगठन है। तो अब इसमें विशेष, जहां ये रवीश कुमार की बात चल रही थी, तो रवीश कुमार एक देश विरोधी पत्रकार है, लेकिन देखने में आया कि इसे रवीश कुमार के समर्थक भी बहुत हैं। यही इस देश का दुखड़ा है कि रवीश कुमार जैसे गद्दार पत्रकार के समर्थक, और बात यही नहीं है, जिसने इतना खतरनाक नारा लगवाया कि भारत तेरे टुकड़े होंगे और भारत की बर्बादी तक जंग जारी रहेगी, उसके भी समर्थक। जरा इतना जो खतरनाक नजारा है प्रदेश है हमारे देश का, जहां एक और हमारे भारतीय भाई बहन इस बात को महसूस करते हैं, कुछ सच्चाई भी है कि हमारा ये खूबसूरत देश है, लेकिन खूबसूरत देश में कितने खतरनाक देश विरोधी सब ये तत्व हैं, उनको भी जान लें। और रवीश कुमार का जो हौसला जो बढ़ा है, रवीश कुमार जैसे लोगों का, वो पत्रकार के बेस में है और लोगों का वो हौसला इसलिए बढ़ा है कि हमारे देश में, यानी देश के खिलाफ गद्दारी करने वालों को कभी भी उनको उचित दंड नहीं मिला, उचित दंड नहीं मिला। और देश के दुश्मनों का ये इतिहास भी गवाह है, वो साथ दिया गया। अब इस विषय में बताना होगा, प्लासी का युद्ध जो है वह देश की, भारत के खिलाफ गद्दारी करने वालों का एक बहुत बढ़िया नमूना है। लोग जो है सिर्फ मिर्जाफर का नाम लेकर के आगे निकल जाते हैं, लेकिन इस देश के दुश्मनों के प्रति वफादारी निभाने वालों का या देश के खिलाफ गद्दारी करने वालों का बहुत कुछ संकेत या प्रमाण उसी प्लासी के युद्ध से मिलता है। प्लासी का युद्ध जो है शायद 1757 को हुआ था, और नवाब सिराजुद्दौला का सेनापति था मीर जाफर, और दूसरी ओर थी वो ईस्ट इंडिया कंपनी, उसका क्लाइव। नवाब सिराजुद्दौला के पास 18,000 की सेना थी, और क्लाइव जो अपने जो उनके आका लोग थे, जो बॉसेस थे इंग्लैंड में, उनको चिट्ठी लिखा कि हमको ये प्लासी का युद्ध हर हालत में जीतना है, क्योंकि यहीं पर से हम जो है अपने इस, अब तक तो व्यापार कर रहे थे, ईस्ट इंडिया व्यापार कर रहे थे, लेकिन उसका यह था कि जब हम सत्ता पर काबिज होंगे तो उनका ये व्यापार जो है उस सत्ता के संरक्षण में चलेगा और बहुत ही फायदेमंद और व्यापक स्तर पर हो पाएगा। इसलिए वो सत्ता पर वो अब सत्ता हथियाने के मुहिम के प्रयास में लग गए। तो उन्होंने तो क्लाइव ने वो इंग्लैंड में पत्र लिखा कि हमको कुछ सेना भेजिए और ये प्लासी का युद्ध जो है जीत करके
जो अपना एक मैंने पांव जमाने की शुरुआत करनी है भारत में, सत्ता हथियाने वाली, तो इसके ब्रिटेन के आकाओं ने कहा कि यहाँ से कोई सेना वोना नहीं जाएगी और उधर ही कुछ उपाय करो। तो उस उपाय में इसने क्लाइव ने मीर जाफर को कुछ लालच दे करके मिला लिया। और मीर जाफर ने पूछा कि करना क्या होगा, क्या बोला कि तुमको कुछ नहीं करना है, बल्कि उस युद्ध के मैदान में अपने जो है नवाब सिराजुद्दौला के 18,000 सैनिकों का आत्मसमर्पण यानी सरेंडर करवा दो। तो प्लासी के युद्ध में जो ये गद्दार मीर जाफर यानी अपने नवाब सिराजुद्दौला से गद्दारी करके नवाब सिराजुद्दौला की जो सेनापति था वो उनका, तो ये सेनापति अपने नवाब सिराजुद्दौला से गद्दारी करके 18,000 उनकी सेना को ईस्ट इंडिया कंपनी या क्लाइव की महज 300 सैनिकों के आगे आत्मसमर्पण करवाया। कभी लोग कहते हैं, देखिए लोग ये कहते हैं कि इंग्लैंड का क्षेत्रफल यदि यूपी बिहार को जोड़ दिया जाए उससे भी कम है, लेकिन वो इंग्लैंड वहां से आकर के पूरे इस देश को निगल गया। जैसे ये कहावत है कि चूहा हाथी को खा गया, समझे? तो चूहा हाथी को जो खाया है वह यूं ही नहीं खाया है। हमारे देश में गद्दारी माने इस देश के खिलाफ गद्दारी करने का की जड़ है, तभी वो चूहा वो इंग्लैंड जो है इस भारत को खाया है। और उसी का एक नमूना अब हम बता रहे हैं कि गद्दारी किया मीर जाफर, लेकिन मीर जाफर की गद्दारी नहीं है। जब वो उसने प्लासी के युद्ध में आत्मसमर्पण करवाया नवाब सिराजुद्दौला की सेना का, तो 1 लाख लोग तमाशा देख रहे थे। अब 1 लाख लोगों की मानसिकता यानी क्या बोल रही थी, क्या कर रही थी कि यदि नवाब सिराजुद्दौला की रियासत यदि गिर रही है, ढह रही है, या ये क्लाइव या ईस्ट इंडिया कंपनी गिरा रही है, तो ठीक है, क्योंकि वो मुसलमान है। तो ऐसी मानसिकता जो है उस क्लाइव ईस्ट इंडिया कंपनी अंग्रेज जो 7 समुद्र पार से आया था उसके प्रति हो गई। वही गद्दारी आज भी है, वही गद्दारी आज भी है। तो प्लासी के युद्ध में जो मानसिकता, और यही नहीं, जो और जब नवाब सिराजुद्दौला की सेना आत्मसमर्पण कर दिया, वो मैंने हार गया और नवाब सिराजुद्दौला की हार हो गई, तो उसके जश्न का जुलूस, इसलिए कि प्लासी के युद्ध से जो राजधानी थी उस रियासत की मुर्शिदाबाद 100 किलोमीटर के आसपास दूरी पड़ती है, उस जुलूस में इसी देश के लोग शामिल हुए। मैं इसलिए बता रहा हूं कि देश के खिलाफ गद्दारी करने की मानसिकता की जड़ कहां है। मैंने बताया था कि जरा देखिए कितनी ऐसी मानसिकता काम करती है आज भी, कि वो कहते हैं कि साहब अंग्रेज आए तो ठीक हुआ, उन्होंने मुगलों के शासन का अंत किया। आज भी है मानसिकता। यह भी देश के खिलाफ गद्दारी का एक नमूना है। सिर्फ रवीश कुमार जैसे लोग पैदा हुए वो अकेला नहीं है। यह मानसिकता कि भाई अंग्रेज आए तो ठीक रहा, उन्होंने मुगलों के शासन का अंत किया, यह भी गद्दारी का एक नमूना है। हमने तो मैंने बताया था कि एक पांडे जी मिले थे, वो हमारे कुछ मित्र भी लगते हैं। उन्होंने यह बात कह दी कि सिंह साहब आप तो बहुत कुछ कहते रहते हैं, लेकिन इसको भी जरा देखिए कि
अंग्रेज आए, ठीक है, लूटपाट किए, लूटपाट करके चले गए, लेकिन वो आए तो ठीक रहा, कम से कम मुगलों के शासन का अंत हुआ। हमने उनको बस यही कहा कि पांडे जी, आप कह रहे हैं कि अंग्रेज आए तो ठीक रहा, मुगलों के शासन का अंत कर दिया, लेकिन आप ही की तरह एक पांडे और थे, मंगल पांडे, जो जिन अंग्रेजों की आप वकालत कर रहे हैं कि उनका आना ठीक था, उन्हीं अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते हुए वो शहीद हो गए हैं। तो आप जरा सा ये स्पष्ट कर दीजिए कि हमारा यह देश मंगल पांडे की शहादत पर गर्व, मंगल पांडे की शहादत पर गर्व करना चाहिए कि या आपकी बातों पर विश्वास करना चाहिए? तो कोई जवाब उनको नहीं बना। करे सिंह साहब, आप तो ऐसी बात करते, मतलब नहीं, यही सवाल तो पूछना है सबसे, यही सवाल पूछना है। इसी तरह के तमाम सवालात हैं। आज जो जहर जो फैलाया जा रहा है, आक्रांता, मुगल आक्रांता जो है, ये मानसिकता ही देश के खिलाफ गद्दारी है। मैंने बताया था कि जो टीपू सुल्तान अंग्रेजों से लड़ते लड़ते शहीद हो गया, उसको भी बदनाम करते हैं कि भाई वो हिंदुओं को मारा था। और जो टीपू सुल्तान माने हमारे सुभाष चंद्र बोस की शैली पर विदेशी शक्तियों से मिलकर के इन अंग्रेजों को भगाना चाह रहा था, उसका प्रयास था। और अंग्रेज जान गए थे कि ये बड़ा वो खतरनाक किस्म का है, जो कि भारत के बाहर शक्तियों की सहायता से हमको भारत से भगाना चाह रहा था। तो उसके खिलाफ बिल्कुल टूट पड़े सब। तो जो जिस तरह की मानसिकता टीपू सुल्तान को जो है वो बदनाम करती है, जो टीपू सुल्तान जो है अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते हुए शहीद हो गया, इस धरती का वीर सपूत जो है, लोग ये नहीं बताते हैं कि जिन अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते हुए वो शहीद हो गया था, उस लड़ाई में उन अंग्रेजी सेना का, अंग्रेजों का साथ किसने दिया था, उसको भी तो जान लें, और जानना जरूरी है। उन अंग्रेजों का साथ देने वाले यही मराठा थे। उनकी बात नहीं करेंगे। हमारा विरोध किसी मराठा से, किसी से नहीं है। भारतीय जनता दल तो ये कह रहा है कि भाई पुरानी बातें आप छोड़िए, इतिहास में कुछ प्लस माइनस होगा। उनकी जो राजनीतिक महत्वाकांक्षा के कारण आपस में लड़ाइयाँ रही होंगी। सभी समान नहीं है, चाहे मराठा हो, चाहे राणा प्रताप हो, चाहे शिवाजी, सभी समान नहीं। उनकी बात को लेकर के ये बीजेपी और आरएसएस की मानसिकता वाले जो इस देश में नफरत जो फैलाते हैं, वो गद्दारी है। और इतना ही नहीं, जिन लोगों ने, एक और तो हम जो है झांसी की रानी की वीरता की बात लाकर अपनी छाती फुलाते हैं देशभक्ति को लेकर के, लेकिन हम उन्हीं को वोट भी देते हैं। मैंने हम उन्हीं को वोट देते हैं जिन्होंने धोखे से उस रानी लक्ष्मीबाई, जिसकी वीरगाथा को लेकर हम छाती फुलाते हैं, उसी रानी लक्ष्मीबाई को धोखे से पकड़वा करके अंग्रेजों से मरवाया। यह भी एक जो है वो गद्दारी की निशानी है। इसके तब में जाइए तो वो भी एक गद्दारी की निशानी है। तो जैसे कि मैंने बताया कि इंग्लैंड एक छोटा सा चूहा, भारत एक हाथी। चूहे ने जो भारत जैसे हाथी को खाया, तो ऐसे नहीं खाया। अपने मुल्क के खिलाफ गद्दारी करने की मानसिकता थी, तब भी थी। इस चीज को जब तक आप स्वीकारेंगे नहीं, तब तक अनेक तरह से ये कम्युनिस्ट वाले जो है
कम्युनिस्ट वाले इस देश के सबसे बड़े गद्दार, लेकिन उनकी सरकार चली नहीं यहां पर पश्चिम बंगाल में लगातार 38 साल, ये और केरल में चल रही है। और केरल के भारतीय भाई बहन अपने को कहते हैं कि हम 100% शिक्षित हैं। 100% शिक्षित होने का मैंने वो नतीजा तो यही है ना कि इस देश का सबसे बड़ा दुश्मन जो है वो कम्युनिस्ट जो है, उसकी सरकार ये बनवा रहा है। तो भारत विरोधी जो मानसिकता, जो ये गद्दारी का एक स्वरूप है, वो कहां तक जड़ ले चुका है। और ये कम्युनिस्ट यही नहीं, ये कम्युनिस्ट हमारे सुभाष चंद्र बोस को गाली भी देते रहे हैं। मैंने कई बंगाल में रहने वाले भारतीय भाई बहनों से ये तीखा सवाल किया कि भाई सुभाष चंद्र बोस हमारे दिलो दिमाग पर आज भी जो है सबसे बड़े राष्ट्रभक्त, सबसे बड़े जो है वो त्याग बलिदान करने वाले एक शख्सियत के रूप में, व्यक्तित्व के रूप में आज भी विराजमान है, जीवंत हैं। लेकिन उनको गाली देने वाला ये वाम दल जो है आपके इसी पश्चिम बंगाल में 38 साल तक लगातार शासन की। कैसे भाई बताइए ना, इसका जवाब नहीं बनता। इन सारे सवालों का जवाब देना पड़ेगा हमको, आपको। 84 में इसी जेएनपीसी ने हमारे सिख आस्था वाले भारतीय भाई बहनों का सरेआम कत्ल करवाया, उनके शरीर में टायर बांध करके। और जो है एक रमणी सिंह हैं, कभी कभी आते हैं इनके साथ, हर्षवर्धन त्रिपाठी वगैरह इनके साथ भी आते हैं, कभी किसी और के साथ। तो वो इस बात का अफसोस जता रहे थे। फिर भी पंजाब के हमारे सिख आस्था वाले भारतीय भाई बहनों ने कांग्रेस की सरकार बनवाई। ये कौन सी मानसिकता दिखाती है? क्या इस पर यानी क्रोध नहीं आता है कि जिस जेएनपीसी ने हमारे सिख आस्था वाले भारतीय भाई बहनों को सरेआम कत्ल करवाया हो, और फिर उसी को हमारे सिख आस्था वाले भारतीय भाई बहन उसको वोट कर रहे हैं। चरण सापरा करके वो प्रवक्ता भी है इसी जेएनपीसी का, बेहया किस्म का, बेहया वो कहा जाएगा। और जिन लोगों ने इस तरह का कत्ल करवाया जेएनपीसी, जैसे जगदीश टाइटलर, जो ये सब गुंडे थे, जगदीश टाइटलर, हरकृष्ण लाल भगत, सज्जन कुमार, तो सज्जन कुमार या जगदीश टाइटलर को आज भी ये जेएनपीसी जो है किसी न किसी मौके पर सम्मानित करती है। और कमलनाथ को इसी जेएनपीसी ने जो है वो केंद्रीय मंत्री बनाया। मध्य प्रदेश की जो कांग्रेस की कमान भी संभाली, उसका अध्यक्ष बनाया। मध्य प्रदेश का जो है मुख्यमंत्री बनाया। तो जिसने हमारे सिख आस्था वाले भारतीय भाई बहनों का कत्ल करवाया, उसको इस जेएनपीसी ने पुरस्कृत किया, सम्मानित किया। और उसी जेएनपीसी को वोट भी मिला, आज भी मिल रहा है, मध्य प्रदेश में मिल रहा है, राजस्थान में मिल रहा है, हरियाणा में मिल रहा है, केरल में मिल रहा है। ये सब जो है देश विरोधी मानसिकता की निशानी है। इसको सभी आदरणीय भारतीय भाई बहन समझें। मैंने एक उदाहरण भी दिया था कि किसी के कोई जगह कि एक हांगकांग का नागरिक था, वो ये कह रहा था कि आई हेट इंडियंस, मैं भारतीयों से घृणा करता हूं। तो किसी ने पूछा क्यों? कि भाई वो ये कह रहा था कि जो अंग्रेज आए तो न तो वो सेना लेके आए, न तो वो पुलिस लेके आए, यहीं के लोग उसकी सेना में भर्ती हुए, यहीं के लोग उसकी पुलिस में भर्ती हुए। और जितने जुल्म सितम उसने किया अंग्रेजों ने हम भारतीय भाई बहनों के ऊपर, उन अंग्रेजों ने नहीं किया।
उस अंग्रेजी सेना में भर्ती इसी देश के लोगों ने अपने ही भारतीय भाई बहनों के ऊपर उन्होंने जुल्म सितम किया अंग्रेजों की तरफ से। वो तो लास्ट में जाकर के जब वो जो हमारे परम आदरणीय राष्ट्र महानायक राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जो आजाद हिंद फौज के कुर्बानी शहादत से प्रेरित होकर या उन पर जो ये यानी जो ट्रायल चल रहा था, मुकदमा चल रहा था इसी लाल किले में, उससे प्रेरित होकर के नेवी में जो है मैंने वो रॉयल इंडियन नेवी में बगावत हुई और कई जहाजें जो है वो उन लोगों ने कब्जा कर लिया। और वो कब्जा भी जब देखिए बड़ी कहानियां इससे जुड़ी हुई हैं। जब कब्जा भी किया तो अंग्रेजों ने इन्हीं सरदार पटेल को लगाया कि भैया आप शांत करिए। क्यों भैया, अंग्रेजों की ओर से आप क्यों उस बगावत को शांत कर रहे हैं? इसलिए इन लोगों का रोल जो है बड़ा वो जो है संदेहास्पद लगता है। तो अरे जिसमें ये दोनों के दोनों ये गद्दार मैंने ये नेहरू और वो मोहनदास करमचंद सत्ता हथियाने के लिए देश बांट उठ रहे थे, कुछ कर रहे थे, ये लोग जो है पूरा जो है वो सरेंडर किए हुए थे। सरदार पटेल हों, चाहे राजेंद्र प्रसाद हों, चाहे मौलाना आजाद हों, चाहे अम्बेडकर। क्यों भाई, नतमस्तक क्यों थे आप? या आपकी भूमिका वही रह गई कि जो है कौरवों का साथ दिया और आपका मन था जो वो आपका मन था पांडवों के साथ। तो सबका अंजाम होता है। तो वो जो हांगकांग का कह रहा था कि भाई अंग्रेज अपने साथ कुछ लाए नहीं थे, न तो सेना लाए थे, न तो पुलिस लाए थे। यहीं के लोग उसकी सेना में भर्ती हुए यहीं के लोग जो है बोले थे कि हमारा देश होता तो उनको उसकी सेना में एक भी वो हांगकांग का भर्ती नहीं होता उसमें। लेकिन यहाँ के लोग जानते थे कि यह देश का दुश्मन है, उसकी सेना में भर्ती हो, उसकी पुलिस में भर्ती हुए, और वही सेना पुलिस जो है हमारे भारतीयों पर जो है अंग्रेजों की तरफ से अत्याचार भी किए। तो जिसकी जड़ है ना। लेकिन भारतीयों में ताकत सारी कड़वी सच्चाइयों को अपने भारतीय भाई बहनों के सामने रख रहा है। लेकिन फिर भी इसी भारत की मिट्टी से हमारे परम आदरणीय राष्ट्र महानायक राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस और हमारे भगत सिंह इत्यादि जो है निकले ना, जो इस बात को जगाए। लेकिन तब तक ये गद्दार निकल गए, ये मोहनदास करमचंद गांधी और जवाहरलाल नेहरू। इन्होंने इनकी लोकप्रियता को, इनकी कुर्बानी को फिर से दबा दिया। और आज भी उसी को दबाने के लिए जेएनपीसी में गांधी नेहरू परिवार चंद्रा चौकड़ी ने तो दबाए, उसका भरपूर साथ दे रही है ये बीजेपी। ये सारे वर्णन करती है। जो हिमांशु त्रिवेदी जो बोलता है, देखिए हिमांशु त्रिवेदी का संदर्भ इसलिए मैं देता हूं, इससे जो है बीजेपी की मानसिकता झलकती है। और बीजेपी की मानसिकता कितनी देश विरोधी है इसको समझने की जरूरत है। वो हर एक वर्णन करेगा, मैंने हर एक सच्चाई को छुएगा जरूर, लेकिन किस तरह से उसको ट्विस्ट करके जो है इन गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी और गद्दार जवाहरलाल नेहरू को किस तरह से बचाता है वो ये हिमांशु त्रिवेदी। इसको देखने की आवश्यकता है, इसको देखने की आवश्यकता है। तो बात चली थी कि रवीश कुमार के भक्त, तो वही मानसिकता गद्दारी वाली आज भी व्याप्त है। और देश के गद्दारों को हमारी यही मानसिकता ने पुरस्कृत किया है। जिन गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी और गद्दार नेहरू ने सत्ता हथियाने की हवस में जो है
इस देश को बांटा, 25-30 लाख लोगों की हत्या करवाई और 3 करोड़ से ऊपर लोगों के घर उजाड़े, उनको वोट मिला, उनको वोट इसी मानसिकता ने वोट दिया। वो हवा भी बनाते रहे कि हमने आज़ादी की लड़ाई, हमने आज़ादी लाई, हमने आज़ादी की लड़ाई लड़ी। हालांकि इस तरह का माहौल उन समय ने बनाया, मानता हूं, लेकिन फिर भी उस समय थे ना, उस समय के जो और लोग थे, मैंने जो मान लीजिए राम मनोहर लोहिया से सिर्फ थोड़ा संसद में वो नेहरू का विरोध करते थे, कुछ आंकड़े लगते थे, इससे काम नहीं चला। कितना घोर गद्दार था नेहरू था, उसको जड़ से उखाड़ने के बजाय आप जो है वो सांकेतिक विरोध कर रहे हैं इसमें संसद में। और वो बोल रहा था, वो सुधांशु त्रिवेदी के राम मनोहर लोहिया जो है, जो पहला कैबिनेट बना था उसमें वो मंत्री नहीं बने। अरे मंत्री न बनने से वो रुक गया। वो मंत्री न बनने से वो अभिशाप जवाहरलाल नेहरू जो है अब हमारे देश का अभिशाप बनकर हमारे देश के ऊपर जो काबिज हो गया, तो क्या वो काबिज नहीं हुआ? सिर्फ लोहिया के उससे मंत्रिमंडल में शामिल न होने से। तो ऐसे दिखावे और कृत्रिम जो बातें जब कही जाती हैं तो मन को कितना क्षोभ होता है कि पूरा कुनबा, राजेंद्र प्रसाद, फलाने ढिकाने, पूरा ये तांडव वो देखता रहा। जब इसको जिस गद्दार नेहरू को कोई नहीं चाहता था, न तो कांग्रेस न तो जनता, उसको इस गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी ने देश के ऊपर बिठाया और स्पष्टीकरण दिया। जब उससे पूछा गया कि भाई कि जब जिसके पक्ष में एक भी कांग्रेसी नहीं है और सारे कांग्रेसी पक्ष में इनके सरदार पटेल के, तो भी तुमने क्यों बिठाया इसको, नेहरू को? तो जवाब उसने कितनी बेहयाई के साथ दिया कि भाई वो बड़ी अच्छी अंग्रेजी बोल लेता है और एक बहुत सफल, बहुत योग्य अंग्रेज है। तो यही बात तो हमारे सभी आदरणीय भारतीय भाई बहन फैसला कर रहे हैं कि इस मुल्क की आज़ादी के लिए हमारे परम आदरणीय राष्ट्र महानायक, राजभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस, शहीद आजम भगत सिंह के साथ साथ 7 लाख क्रांतिकारियों ने अपनी जान दी है, प्राण दिया है। तो इस देश की आज़ादी के लिए हमारे 7 लाख क्रांतिकारी, राष्ट्रभक्त और अमर शहीदों ने जो जान दिया है, जिस आज़ादी को लाने के लिए ये गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी आज़ादी के नाम पर फिर एक अंग्रेज को बिठा रहा है। यही चीज तो समझने वाली बात है। आज इसी तरह की जानकारियां जब रखी जा रही हैं तो जो जीएनपीसी के जो पैरोकार हैं, मैंने पत्रकार के रूप में आशुतोष और फलानी मंडली जो है वो कह रहे हैं कि लोकतंत्र खत्म हो रहा है, संविधान खत्म हो रहा है, इस तरह का तर्क। मतलब कि इनका लोकतंत्र वही है जो जातिवाद के आधार पर, जातिवाद जो इस देश का जहर है, उसके आधार पर जो लोकतंत्र जो अर्जित किया जाए, उसको बनाया जाए, संप्रदायवाद के आधार पर जो लोकतंत्र अर्जित किया जाए, उसी लोकतंत्र की बात करते हैं। तो हमारे देश, हमारे भारतीय भाई बहन खुद फैसला करें कि क्या वो लोकतंत्र चाहिए इस देश को। उस लोकतंत्र को हर हालत में उसको जाना ही जाना है, जिसके ये पैरोकार हैं। जो अत्याचार, जुल्म सितम अंग्रेज कर रहे थे हमारे भारतीय भाई बहनों के ऊपर, इस देश पर अत्याचार भी कर रहे थे, जुल्म भी कर रहे थे, इस देश को लूट भी रहे थे, वही काम जो है ये जीएनपीसी कर रहे थे। इस देश को लूटना, हमारे सिख आस्था वाले भारतीय भाई बहनों का यानी कत्ल करवाना, सत्ता हथियाने के लिए अपने देश के लोगों को मरवाना, दंगे करवाना, सारी संवैधानिक संस्थाओं को बंधक बनाना, यही तो कर रहे थे। इसलिए अंग्रेजों से अधिक ये खतरनाक है ये जीएनपीसी कांग्रेस, और उससे अधिक खतरनाक ये बीजेपी जो इसकी रक्षा कर रही है तमाम, यानी माने साजिश और सातरन ढंग से।
तो देश के खिलाफ जो गद्दारी की मानसिकता जड़ें हैं, और उसी जड़ों का ये फायदा जो है ये रवीश कुमार जैसे गद्दारों को मिल रहा है। वो जयपुर डायलॉग चलाते हैं वो संजय दीक्षित महोदय, वो कभी कभी किसी को लाते रहते हैं कि अजीत कुमार सिंह रिटायर्ड आईएएस बता रहे थे किस प्रकार ब्यूरोक्रेसी जो है, अब ब्यूरोक्रेसी में कुछ एक कुनबा बना हुआ है जो है, और उसी ने जो है इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में हमेशा उसका जमावड़ा होता है, और वो बिल्कुल भारत विरोधी मानसिकता, और वो हमारे शासन के कोर में बैठे हुए हैं। ये हमारे देश की जनता को मालूम नहीं, हमारे देश का वो संसाधन खा रहे हैं भारत के विरुद्ध जिनकी सोच है, और वो पल रहे हैं मोदी जी के शासन के तत्वाधान में। तो मोदी महोदय कितनी देश विरोधी ताकतों को पाल रहे हैं, यह सभी देशवासियों को जानना बहुत जरूरी है, और तभी तो इनके राष्ट्रवाद की पहचान होगी। इसीलिए तो हम विशेष करके, और इन ताकतों का इलाज किसी के पास नहीं है, न तो चुनाव आयोग के पास है, न तो सर्वोच्च न्यायालय के पास है। सर्वोच्च न्यायालय तो अपनी वो व्यथा कथा में फंसा हुआ है, जो जिस मानसिकता से वो काम करता है, तो वो क्या निजात दिलाएगा इस देश को और देशवासियों को इस अभिशाप से। तो एक वो जो चुनाव ही माध्यम है, लेकिन चुनाव में भी हमारे अवाम, हमारी भारतीय अवाम अभी भी उसी जातिवाद में फंसी हुई है, उसी सांप्रदायिकता में फंसी हुई है। मोदी के जो है वो विकास के चकाचौंध में फंसी हुई है। ये नहीं देखिए मोदी महोदय ये कितना खतरनाक खेल खेल रहे हैं अपने देश के खिलाफ, इन देश विरोधी ताकतों को पाल करके, और झूठा प्रचार कि ये वो क्या कहते हैं कि पोटा ला करके पता नहीं क्या और भी ला करके वो देश विरोधी ताकतों को ये कर, कुछ नहीं। पीएफआई पर जो इन्होंने एक्शन लिया तो 8 साल सोने के बाद, और एक्शन भी लिया तो पीएफआई जिसके संरक्षण में पल रही है जेएनपीसी के, तो जेएनपीसी को आपको बचाना है। अब पीएफआई पर कार्रवाई करने का एक दबाव भरना है, यही आपका वो राष्ट्रवाद है। तो जितनी ये तथ्य वास्तव में, चूंकि देखिए सोशल मीडिया एक सशक्त माध्यम है, लेकिन वो सशक्त तब बनेगा जबकि ये वीडियो जो है वो आगे बढ़ाया जाएगा। तो मैंने अपने भारतीय जनता दल अपने आदरणीय भारतीय भाई बहनों से, अपनी भारतीय आवाम से निवेदन करता है कि इस वीडियो को अधिक से अधिक बढ़ाइए। 1200 से अधिक इसकी संख्या हो गई है। जागृति आनी चाहिए, देश के दुश्मनों की पहचान होनी चाहिए, भारतीय समाज के दुश्मनों की पहचान होनी चाहिए, तभी भारतीयता का माहौल आएगा। इन सबों ने वातावरण को बहुत ही जहरीला बना दिया है, और जितनी भी तथ्य जो भारतीय जनता दल ने रखा है, इसमें एक का भी तार्किक जवाब जो है किसी भी पार्टी के नेता के द्वारा जो है वो नहीं दिया गया है, और न वो दे सकते हैं। इसलिए कि मैंने जो देश के संबंध में, भारत के संबंध में जो ये मूल्यवान तथ्य वो रखे जा रहे हैं, उसके विरुद्ध में ये देश को तोड़ने वाले क्या तर्क देंगे भाई? ये तो तोड़ रहे हैं ना। मुखौटा जरूर पहने राष्ट्रवाद का फलाने का, लेकिन देश को तोड़ना, और उसका नमूना तो देखिए। इस देश में जरूरत है भारतीय एकता की। बीजेपी कह रहे भारतीय एकता की जरूरत नहीं है, हिंदू एकता की जरूरत है, ध्रुवीकरण की जरूरत है, 80-20 की जरूरत है, ठीक है ना। और उसी के पैरोकार तमाम, अब क्या कहा जाए, बैठे हुए हैं। मैंने तो नाम भी लिया,
हर्षवर्धन त्रिपाठी, प्रदीप सिंह जैसे लोगों का अब तक आंख नहीं खुल रही है कि भाई ये कि कितना खतरनाक खेल कर रही है बीजेपी। जब बीजेपी का नाम लिया जाता है इससे 1000 गुना खतरनाक है जेएनपीसी, लेकिन बीजेपी की क्या खतरनाक है कि सिर्फ वोट सत्ता के लिए इस जेएनपीसी की रक्षा करना, उसके पापों को ढक के रखना। देश के गद्दारों के विषय में जो ये परिचय करवा रहा है, अभी इसे आज के वीडियो में जो परिचय करवाया है, कोई भी जो है राजनीतिक दल और कोई भी जो 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 चला रहा है वीडियो और जो तमाम खोल के बैठे हैं, कोई इस पर प्रकाश डालने के लिए तैयार है? भारतीय जनता दल इसका तमगा वो लूटने के पक्ष में नहीं है, बस ये कहना चाहता है कि हमारा देश कितने संकट में है। यानी देश के साथ गद्दारी करने वाले को जो हौसला जो बढ़ा है, अपने आप नहीं बढ़ा है। जिन लोगों ने आजादी के नाम पर, आजादी की जंग लड़ने के नाम पर मुखौटा पहन करके अंग्रेजों के साथ चिपके रहे, उसके मुखबिर रहे, उसके दलाल रहे, उसके चमचे रहे और झूठ बोलते रहे कि उन्होंने आजादी की लड़ाई लड़ी और उन्होंने अंग्रेजों को भगाया और उन्होंने आजादी लाई, ये तीनों ये महाझूठ है। और उस महाझूठ को बताने वाला अकेले जो है ये अकेले भारतीय जनता का दल है। बाकी जितने भी दल हैं, ये बीजेपी तो बचा ही रही है। बाकी आप देख लीजिए, आम आदमी पार्टी, ये समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी एनसीपी, मतलब शिवसेना, टीडीपी, बीजेडी, वाईएसआरसी, डीएमके या एडीएमके, अकाली, सब के सब कभी भी इससे बात नहीं करते और बात ही नहीं करते और तरह तरह के भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। भ्रष्टाचार का तो अलग ही आलम है। ये वो वही रमणी सिंह जो आए थे इसमें जयपुर डायलॉग में कि किस बड़े पैमाने पर ये केजरीवाल वो पंजाब को लूट रहा है और पंजाब को गर्क में डाला और तमाम अभिशाप जो वो थोप रहा है और सबके ऊपर ये केजरीवाल गद्दार है। लेकिन गद्दार के रूप में हमारे देश के लोग समझें तब जाकर के इनके काम चलेगा। यदि उसके जो मुफ्तखोरी वाला जो उसका झुंझुना है कि मुफ्त में बिजली ले लो, पानी ले लो, ये फ्री ले लो, वो फ्री ले लो, यदि इसी उसके झुंझुने में फंस जाएंगे तब ये दिखाई नहीं पड़ेगा कि ये केजरीवाल वो कितना बड़ा गद्दार है। और केजरीवाल इतना बड़ा गद्दार है तो बात यहीं तक नहीं रुकती है। इस गद्दार केजरीवाल को पालने वाला कौन है? मोदी महोदय है। यदि इस देश की अभिशाप है वो ममता बनर्जी, तो उस ममता बनर्जी को पालने वाला कौन है? मोदी महोदय। तो ये अपने देश के विभिन्न पदों पर बैठे हुए किस तरह से ये भारत विरोधी सब बैठे हुए हैं और इन परिस्थितियों में कैसे ये देश सुरक्षित है। ये कहने का मतलब यह है कि जब ये सारे तथ्य रखे जाते हैं तो कुतर्कों की एक बाढ़ चली जाती है और जो इस जेएनपीसी की जो पैरोकार या जेएनपीसी के जो नेता कहते हैं कि यूट्यूब वाले सर हमेशा कांग्रेस के पीछे, देखिए उनका तर्क, देखिए उनका तर्क का नमूना बता रहे हैं कि ये जो है हमेशा जेएनपीसी के पीछे वो पड़े रहते हैं, नेहरू के पीछे पड़े रहते हैं और जो है वो नेहरू ने हमको रोटी खिलाई और नेहरू ने जो है वो सड़कें बनवाई और बिजली पानी लाए और जो आईआईटी बनवाए। इस तरह का तर्क जो इस देश का गद्दार हो, मान लीजिए वो रोटी खिला दिया, सड़क बना दिया, वह इस देश के लिए हजारों शत्रुओं के बराबर त्याज्य है भाई। इस तरह का तर्क मत गढ़ो और ऐसे कहने वालों को शर्म भी नहीं आती है कि इस देश के लिए
इस देश के लिए वो कितना बड़ा अभिशाप था, गद्दारी किया। इस देश का प्रधानमंत्री के पद पर रहा, प्रधानमंत्री के पद पर बैठ करके भी देश के खिलाफ गद्दारी करता रहा। और कुछ लोग जो बीजेपी के सिवा सालार यूट्यूबर कहते हैं कि मर्यादा का ख्याल रखें। देश के खिलाफ इतनी गद्दारी हो रही है, उसमें ये मर्यादा की वकालत करने वाले जो बीजेपी के जो अंधभक्त हैं, जरा ये बता दें कि तब इनकी मर्यादा जो है वो कहां चली गई। जब इसी गद्दार जवाहरलाल नेहरू ने अपने देश की जमीन दुश्मन चीन के हाथों में सौंपा, तब जो है बीजेपी के सिवा सालार जो कि भारतीय ताकत दल से मर्यादा की बात करते हैं, तब इनकी मर्यादा और उसे नेहरू की के द्वारा मर्यादा कहां चली गई। तो जो अभी तो ये सारे तथ्यों का एक नमूना भर वो दिया जा रहा है, और उस नमूने का उत्तर इनके पास नहीं है। इसलिए कुतर्क मनगाना कि जितने भी आपराधिक वृत्ति के होते हैं तो उनके तीन हथियार होते हैं। एक तो झूठ, बार बार झूठ बोलना। दूसरा है अफवाह। तीसरा है दुष्प्रचार। अब और इसके पहले जो है वो धमकी वो दिया करते थे दोनों एनपीसी के लोग, वो बंद कर दो, हमने कहा था ना बंद कर दो, पानी सर से ऊपर बारा। इनका पानी सर से जो है वो कई साल से ऊपर बह रहा है। हमने कहा भाई जो कार्रवाई को करने करें, जो भी आपके मन में आता है, अब आपकी इतनी सरकारें हैं, कुछ भी आप करिए ना, लेकिन आपकी इस धमकी से, आपकी इस तरह से गतिविधियों से भारतीय जनता ताकत दल ने जो जिम्मेदारी उठाई है अब अपने भारतीय भाई बहनों को भारतीयता का एहसास कराने के लिए, अब भारतीयता की एकता की बात करने के लिए, वो रुकेगा नहीं। अब ये एपिसोड लंबा हो रहा, तो इन्हीं आवश्यक शब्दों के साथ इस आवश्यक परिचर्चा को विराम दिया जाता है। तब तक के लिए नमस्कार।